ब्रेक के बाद स्वागत है और हम बात कर रहे हैं योगी सरकार इस वक्त मदरसों को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर रही है और एक सर्वे होने जा रहा है। इसको लेकर तमाम सियासत भी हो रही है। सवाल यह है कि मदरसों पर पैनी नजर सरकार की है, इसके अलावा क्या कमियां हैं, उनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा दीनी तालीम को कम करके आधुनिक शिक्षा के साथ उसको कैसे जोड़ा जाए, सरकार इस ओर तमाम प्रयास कर रही है, फोकस है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें आपत्ति है, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं और देखना यह होगा कि सियासत किस तरफ जाती है। मैं रुक करूंगी दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, आप पर आरोप लगता है कि राजनीतिक चश्मे से सब कुछ देखा जा रहा है, बीजेपी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। आप सर्वे कराने जा रहे हैं, लेकिन सर्वे को लेकर भी सवाल। उसको कि कुछ भी भला अच्छा इस देश में होने को होगा, देखो हमेशा उससे टांग अड़ाएगा। मेरा मानना ये है कि जैसे आप देखिए, पूरे मोदी जी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार हो, किसी भी योजना में या किसी भी योजना जो जनरल नीचे तक पहुंचानी है, किसी में भेदभाव नहीं किया गया। चाहे वो अनाज का हो, वैक्सीनेशन का हो या कोई भी योजना हो, उसमें कभी भी हिंदू किया गया। सारी योजनाओं का फायदा सारे भाइयों ने। ठीक है, ओवैसी ने एक सवाल यहाँ पर ये भी उठाया है कि क्या आप मदरसों की स्थिति को सुधारने की बात कह रहे हैं, लेकिन मदरसों की स्थितियां इतनी खराब हैं कि जो वहाँ पर टीचर्स हैं उनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। इन स्थितियों को क्यों नहीं उठाते आप लोग? दुष्यंत जी, 4 साल से मिली ही नहीं। मेरी बात सुनिए स्वाति जी, आप मेरी बात काट रही हैं, मेरी बात सुनिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश में या प्रदेश में जैसे ही मुस्लिम समाज के विकास की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो ये मुस्लिम समाज के जो ठेकेदार बनते हैं, जिसके कारण इस देश में जो सबसे ज्यादा सत्ता में रहे, उनके कारण मुस्लिम समाज की जो स्थिति ये रहनुमा बनना चाहते हैं, ये वोट बैंक की खाते हैं, सिर्फ विरोध करना जानते हैं, आप अपना भला करना नहीं जानते। ये लोग ऐसे ही हैं और इसी स्थिति में रहे। और ये ज्यादा सरकार ने नहीं भला किया आज तक, क्यों ये चीज जो आज कर रही है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार उनका भला करना चाहती है, उनका अच्छा करना चाहती है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहती है, उनकी जानकारी रखना चाहती है, उनकी क्या क्या कमियां हैं उनको दूर करना चाहती है, उसके लिए जवाब मैं देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा, मुझे कल 30 सेकंड मौका दीजिए, इनको जो शांत कराइए, बोलिए शांत हो जाए। देश का बंटवारा पता है कुछ बोलने को तो है नहीं इनके पास, इनके पास बोलने को ऐसे आप लोगों की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। चुनी हुई सरकार के लिए, आदर्श सरकार के लिए ये उचित नहीं है। देखिए, इस तरीके से कार्य मत कीजिए। आप केवल समाज में नफरत घोल करके, हिंदू मुसलमान करा करके बार बार चुनाव जीतने का जो इस देश का हिंदू मुस्लिम आदर्श का बंटवारा किसने किया, जरा बताएंगे? झूठ, फरेब, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत। ओवैसी कह रहे हैं कि छोटा एनआरसी है, ये छोटे एनआरसी से तुलना बहुत तकलीफ पे होता है। ठीक है, आप समाज का देवेंद्र जी आपके पास लौटेंगे। देश का बंटवारा किसने किया? अभी दुष्यंत जी, अभी मैं 1 हफ्ता केरल में रह के आया हूं। 30 साल पहले केरल साक्षर था, वहां पे लुलु मॉल 15 साल पहले है। मैं वहां पे गया, शायद मैंने अपने 53 साल के जीवन में इतने सामान, इतने फल, इतनी सारी चीजें मैंने नहीं देखा होगा। और यहाँ लखनऊ में लुलु मॉल खुलता है और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं। और 1 हफ्ते बाद में जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, नमाज पढ़ना कौन सा गुनाह होता है? जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को दस्त सजदा करते हैं, ऐसे नमाज में भी हमारे मुस्लिम भाई भगवान को अल्लाह की इबादत करते हैं। आप उस पर कितनी नौकरी कीजिए? केवल समाज में नफरत पैदा करके, केवल समाज में गुमराह करके आप वोट की राजनीति करते हैं। इससे आपको छदम लाभ तो हो सकता है, लोग पूरे कंप्लीट समाज का, उत्तर प्रदेश को आप बहुत ज्यादा पिछाड़िए मत। एक से एक हिंदुस्तान में प्रदेश जो है विकास के नए नए सोपान, कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, जो हालात है, जनता ने स्वाति जी देखिए, अभी इन्होंने दुष्यंत भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी सरकार ने जो योजनाएं धरातल पे लाई, इन्हें 2 योजनाओं का नाम बताया, एक वैक्सीनेशन बताया, दूसरा इन्होंने अनाज बताया, तीसरी योजना इनके पास कोई है नहीं बताने को। मैं इनसे पूछता हूं, आज शिक्षा की बात हो रही है, मदरसों में शिक्षा की बात हो रही है, मेरा सवाल सीधा इनसे है, हमारी पिछली सरकार ने
एक यूनिवर्सिटी आपके सिद्धार्थनगर में बनाई, दूसरी यूनिवर्सिटी की हम लोगों ने आधारशिला जो है आपकी सरस्वती हाईटेक नैनी प्रयागराज में उन्होंने रखी, और आज के टाइम वो काम वहां पे रुका पड़ा है। ये इनको शिक्षा से मतलब नहीं है। ये मैं इनसे, मेरा सवाल है कि इनके डबल इंजन की सरकार, अगर ये एक यूनिवर्सिटी बना देते, हम लोगों ने 2 यूनिवर्सिटी बनाई, आप सोचो, लेकिन इनकी मंशा गलत है। ये शिक्षा के ऊपर कभी बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पर कभी बात नहीं करना चाहते। ये केवल हिंदू मुसलमान, अजान शमशान और केवल ध्रुवीकरण, जातियों को जातियों में लड़ाने का काम करते हैं। आज पूरे जातियों में लड़ाने का काम बीजेपी क्यों करती है? नितिन जी से एक रिएक्शन ले ले रहे हैं। नितिन जी, दीनी तालीम के साथ देश में यही सर सवाल है कि अगर मॉडर्न एजुकेशन जुड़ जाती है, कितनी जरूरत है वक्त की, कितनी जरूरत है, और कैसे इस पर अमल करना चाहिए सरकारों को? देखिए स्वाति जी, आज का जो हमारा देश है, आधुनिक युग है, इस समय में हमको, हमारा देश एक विकासशील देश है और आप नई नई उपलब्धियों को छू रहा है। आप देखिए जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नाम, नितिन भाई एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। अरे मेरी बात नहीं, आप पहले नई ऊंचाइयों को छू रहा, किस क्षेत्र में? देखिए मैं बीजेपी से नहीं हूँ, आप मुझे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, मैं बीजेपी के जवाब देने के लिए बात नहीं हूँ। बीजेपी की बी टीम हो भैया, कौन नहीं जान रहा है? अरे तो आप भी तो ओवैसी की बी टीम हो, आप भी तो ओवैसी की बी टीम हो। आप लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो, हिंदुओं की बात कहाँ करते हो? कैराना में आप लोग ने हिंदू पढ़ाई कराया, आपकी आवाज निकली कभी? आप हमको क्या बी टीम बोलते हैं यार? आप खुद भी का काम करते हो। नितिन भाई, सपोर्टर है, इन्होंने आपने कभी हिंदुओं की समाजवादी पेंशन दी, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हम लोगों ने साइकिल बांटी, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। लैपटॉप भी हुआ नहीं देखा। सुनिए, आप मानो ये बात, हम लोगों ने ग्राम पंचायतें बनाई, उसमें हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोगों ने मेट्रो बनाई, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हम लोगों ने बनाया, नहीं देखा। हम लोगों ने बनाया, हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। मुसलमानों की तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले आप लोग, आज मुसलमानों ने भी आपको नकार दिया, आज मुसलमानों ने भी आपको वोट नहीं दिया। उन्होंने भी कह दिया कि सपा ने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया। आपके मुसलमान की बात करते हो, लेके वंचितों शोषितों, सिर्फ आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो। आपके समय में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, सबसे ज्यादा दंगे आपके समय में हुए। आप बताओ, देश को नई ऊंचाई की बात, सारे दंगे आपने कराए, कभी जाके आपने कितने IIT बनाए, आपने कितने IIM बनाए, कुछ आपके पास है, रिकॉर्ड है? आप बताओगे कि हमने अनाज बांटा? की बात करो, हुसैन जी बताइए ना, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? मेरा सवाल था, कितने मंदिर तोड़वाए आपने? आप मुझे बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई आपने? यूनिवर्सिटी आगे ना मंदिर मस्जिद पे, आगे ना मंदिर मस्जिद पे। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, आप मंदिर शिक्षा पे आइए ना, आप तो बी टीम की बात कर रहे हैं। अभी हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, मैं हिंदुओं की बात करता हूं, मैं शिक्षा हिंदू की बात महासभा से हूं, भटकाने की बात ना करिए। सुनिए, आप मुझे बताइए, आपने कितने IIM बनाए, आपने कितने IIT बनाए? मैं कोई सरकार में, अरे आप भी तो मैं जवाब दूं, बीजेपी के प्रवक्ता है, आप उनसे पूछिए। देखिए, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता था, देश जानता है। आप लोग जब हिंदू मुसलमान मुसलमान की बात आ जाएगी, बीजेपी पक्ष करके बैठ जाएंगे। अब आप कैराना पे बोलो ना, कैराना तो आपके समय में हुआ था, उस पर भी तो बात करो। लॉ एंड ऑर्डर की आपके समय तो क्या लॉ पूरे एंड ऑर्डर देश बताओ में ना, हुए, कितने दंगे हुए, दंगों की दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मसार होना पड़ा। दंगे हैं आप क्या के? अभी पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मसार होना पड़ा। नुपुर शर्मा जी के एक स्टेटमेंट के चक्कर में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के थू हुई। आप सोचो, अरे तो आप जाके लड़ो ना, आप सोचो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो आप? अरे दिशा में तो जहाँ आपके पे देश में जहाँ पे आज के टाइम में जनता पूछ रही है रोजगार का क्या हुआ, आप करो, हमने मंदिर तोड़ दिए, हमने पूछा आपसे, हमने पूछा आपसे कि शिक्षा का क्या हुआ, शिक्षा का आप कह रहे कि आपने मंदिर तोड़ दिए। हमने आपसे पूछा, नौजवान छात्रों को आपने लैपटॉप देने की बात कही थी, डेटा देने की बात कही थी, तो आपने क्या किया वो नहीं बताएंगे आप? तो जनता ने क्यों नकार दिया आपको? ये भी तो बोल नहीं पाएंगे। मैंने इनसे बोला कि अभी जब बात हो रही थी, दुष्यंत जी इस पर जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं दिलीप जी के पास जाऊंगी। दुष्यंत जी, अनाज और वैक्सीनेशन हमारी सरकार ने किया। अरे काम तो बताओ, आपकी सरकार ने क्या किया? सुनिए, दुष्यंत जी इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है, सुन लीजिए, बताइए ना, बताइए, सुन लीजिए चंचल जी, सुन लीजिए। एकदम सुनूंगा, आप बताइए, लेकिन आज बताना पड़ेगा आपको, झूठ नहीं बोलने से काम चलेगा। पर आपके कितने अच्छे विचार हैं, मैं बता देता हूं आपको। जब 2000 शिक्षा के ऊपर बात करी, यूनिवर्सिटी आपने कैडो बनाई, आपकी डबल इंजन की सरकार यूनिवर्सिटी कैडो बनाई। इस प्रदेश में नकल ना हो,
फिर आगे आप मुझे आप बताओ, हम लोगों ने 2 यूनिवर्सिटी बनाई, नैनी और सिद्धार्थनगर में। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? आपकी डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने कई सारे जिलों में राजकीय इंटर कॉलेज बनाए, आपने बताओ क्या बनाया? जड़ों में बट्टा डालने का काम नहीं बता पाओगे, आप नहीं बात कर पाओगे। केवल आप वही मैंने बताया कि मंदिर तोड़ने की बात करोगे, मस्जिद तोड़ने की बात करोगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करोगे। एजेंडा है क्या? आप अनाज बांटने को, अनाज बांटने को दिलीप जी के पास बता रहे हो। ठीक है, चंचल जी और दुष्यंत जी, आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। एक बार मैं हाजी हसन जी और दिलीप जी के पास भी जाऊंगी। ठीक है, उनके पास मैं वापस लौटूंगी। हाजी जी, हाजी हसन जी, आप करके आओ, बताओ ना आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? आपको भी लगता है कि बेवजह तरीके से, बेवजह आपको पता ही नहीं है स्कीम क्या है? मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और सर, इसमें मुसलमानों को परेशान करने जैसा क्या है? एक सवाल है, मुझसे सवाल कुछ लोगों का सोचना है, कुछ लोगों का सोचना है, खासतौर से ओवैसी का सोचना है कि आप बंद कर दो हमारा नमाज पढ़ना। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। ओवैसी 2014 के बाद आए हैं, अब बीजेपी द्वारा लाए गए हैं, कौन नहीं जानता है? ठीक है, हाजी जी। अरे भाई शांत करा दिए, शांत हो जाइए। बात मदरसों की हो रही थी, तो पिछले 1.5 साल पहले आप ही के चैनल पे, इसी भारत समाचार पे मैंने एक वो किया था कि 4 साल से लखनऊ की राजधानी में सुल्तान मदारिस, जो एक ऐतिहासिक मदरसा है जिसकी ख्याति नजफ तक थी, यानी सारी दुनिया में मशहूर था, मुस्लिम सारे कंट्रीज में से वहां पे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उस मदरसे में 4 साल से प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षक नहीं है। और ये मदरसा हुसैनाबाद ट्रस्ट, जो अरबपति ट्रस्ट है समर्थ, जिसकी आमदनी करोड़ों में डेली की है, उसके अधीन आता है, जिसके जो है केयर टेकर डीएम साहब खुद होते हैं। वहां पे 4 सालों से पिछले प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो अब बताइए कि ये कौन सी सरकार और कहाँ का वो मदरसों से प्रेम, ऑडिट कहाँ का वो? अरे भाई, जब नाक के नीचे राजधानी में केजीयू मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने विश्व का ऐतिहासिक मदरसा अपनी दुर्दशा पे रो रहा है, जिसके पास फंड की कोई कमी नहीं है, जिसकी आमदनी करोड़ों में है और जिसका करोड़ों रुपया बैंकों में जमा है, वहां पे उस ट्रस्ट का मदरसा में 4 साल से प्रिंसिपल नहीं है। क्यों नहीं है? दुष्यंत जी, इस पर जवाब दीजिए सर, 30 सेकंड में। उसके बाद मैं दिलीप जी के पास जाऊंगी। दुष्यंत जी जवाब दीजिए सर, 30 सेकंड तो में। ये सर्वे कराया जा रहा है जिससे जानकारी हो सके कि अरे भाई, लखनऊ में राजधानी में जो है, जिसके बात होने से देवबंद सबसे बड़ा नाम है, मदरसों में सबसे बड़ा है, वहां से आतंकवादी मुल्ला अमर पड़ के गया, तो ये बड़ा नाम होना ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसे सर्वे से हमें ये जानकारी हो जाएगी कि कहाँ स्टूडेंट की कमी है, कहाँ टीचर की कमी है, कहाँ प्रिंसिपल की कमी है, क्या मूलभूत उनको सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसीलिए तो सर्वे कराया जा रहा है। और इस सर्वे का विरोध करने के लिए लोग उतर आए और हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। अरे भैया, उनकी शिक्षा के लिए तो सर्वे कराया जा रहा है। 4 सालों से वहां पे प्रिंसिपल नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर सरकार को जब अपने राजधानी में इतने करीब में, बिल्कुल दुष्यंत जी, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। ये समस्याएं भी हैं उन मदरसों की, ये भी जानना सरकार के लिए बेहद जरूरी है। सरकार अगर इस दिशा में काम कर रही है, मैं आपके पास आऊंगी, तो इसलिए लेकिन उससे पहले मैं दिलीप जी के पास जाऊंगी। दिलीप जी, जिस आर्टिकल 30 का बार-बार हवाला दे रहे हैं ओवैसी जी, और वो कह रहे हैं कि सरकार हमारे अधिकारों में दखल नहीं दे सकती है, ये आर्टिकल यहाँ पर लागू किया जा रहा है, इसमें मुसलमानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, और भी बहुत सारी बातों को उन्होंने गिनाया, आपने सुना होगा। कैसे देखेंगे स्वाति जी? मैंने पहले तो कीजिए, मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। उसमें यही लिखा है कि आप अपनी इस्लामी जो शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हो, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि आप उनका कहीं भी सर्वे नहीं करा सकते, जांच नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं लिखा है आर्टिकल 30 में। जैसा दिलीप जी ने भी बताया, जो मदरसा बोर्ड के सदस्यगण है, उन्हीं ने घूम घूम के पूरे प्रदेश में जो रिपोर्ट सबमिट की है, कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने वो सरकार को नहीं सौंपी। जहां तक मेरी जानकारी में, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जानता हूं कि मदरसा बोर्ड के सदस्य तनवीर रिजवी साहब और अरशद अली साहब और 2 और लोग हैं, जो लोगों ने घूम घूम के प्रदेश में मदरसे से रिपोर्टें बनाई हैं, जो क्या वो भ्रामक है? ठीक है, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है आपके बोर्ड में।
कुर्सी नहीं है उनके पास। सरकार कहती है कि मदरसों की वास्तविक स्थिति जानना बहुत जरूरी है, सर्वे बहुत जरूरी है, और ऐसे में हर मदरसे की जानकारी सरकार के पास होगी, तो इसमें गलत क्या है? स्वाति जी, आपने जो पहला सवाल किया था वहां से शुरू करता हूं कि मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि ओवैसी जी ने जो आर्टिकल 30 का हवाला दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि आर्टिकल 30 इस बात की गारंटी करता है। लेकिन ओवैसी साहब बड़े वकील हैं, ये भी जानते हैं कि हर चीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए एक अलग कानून होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से कानून बनता है, लेकिन वो चीज़ें एडमिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होती हैं। मदरसा एजुकेशन बहुत पुराना सिस्टम है इस देश में, और उत्तर प्रदेश में इस एजुकेशन को लीगल तरीके से एडमिनिस्टर करने के लिए 2004 में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 पास किया गया था इसी समाजवादी सरकार के द्वारा, और उसमें एक बोर्ड बनाया गया था। अब अगर मदरसा बोर्ड में मदरसों में टीचर नहीं है तो ये देखना सरकार का काम सेकेंडरी है, उस बोर्ड का काम प्राइमरी है। और बोर्ड में सिर्फ एक मेंबर नहीं होता है, बोर्ड में कितने मेंबर होंगे ये भी उस एक्ट में डिफाइन है, और उसी एक्ट की सेक्शन 13 में ये भी डिफाइंड है कि सरकार को जब जैसी जरूरत होगी उन मदरसों की जो रिकॉग्नाइज्ड होंगी, मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ इस बात पे कि जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे होंगे उस बोर्ड के द्वारा, उनका भी वो जांच पड़ताल करा सकती है। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं ही नहीं, तो एक तरीके से तो वो इलीगल है, क्योंकि जब हम कोई बोर्ड बना देते हैं, कोई कानून बना देते हैं और उस बोर्ड को ये पावर दे देते हैं कि इसके अंडर में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो इस बोर्ड से संबद्ध होने चाहिए। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो मदरसे मदरसा बोर्ड से संबद्ध नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वो एक तरीके से गैर कानूनी है। और अगर गैर कानूनी तरीके से कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो उसकी जांच करने के अधिकार तो सरकार को पूरी तरीके से है ही। ठीक है, जिस बोर्ड की बात की उन्होंने, आपको लगता है कि वो बोर्ड ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है या फिर कर पा रहा है? बिल्कुल स्वाति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड जो है ये बहुत पुराना बोर्ड रहा है, और यहाँ से एक दानिश्वर, एक शख्सियत निकले हैं जो समाज में बहुत अच्छा काम किए हैं और देश दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। नहीं, मदरसा बोर्ड से नहीं निकले हैं, मैं बात मदरसा देखिए, मदरसा बोर्ड से, मदरसा बोर्ड में कोई गलत पढ़ाई नहीं, मदरसा बोर्ड में दीनी इलाही, एक से एक टीचर्स हुए हैं, एक से एक दानिश्वर, एक से एक देश को फ्रीडम, एक से एक, अरे मैं आपको दिलीप जी कहना चाहता हूँ, फ्रीडम मूवमेंट में एक से एक बड़ी बड़ी शख्सियत आप गलत इसी मदरसा बोर्ड से निकल करके बड़े से बड़े मौलवी बनते हैं, और एक अच्छे जो है, ठीक है, एक दीनी इलाही उनका जो है सब्जेक्ट होता है। हम कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ये शिक्षा के प्रचार प्रसार के ये इतने ही बड़े जो है संवाहक हैं, इतने बड़े उसके जो है पैरोकार हैं, तो इनका सबसे पुराना एलआई अभी जो है नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में क्यों इनका साथ छोड़ा, एक ही मुद्दा था कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री जी वहां पे गए थे पटना में, और वहां के सारे नीतीश कुमार जी की ये मांग थी, मंच से मांग थी कि पटना यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। उन्होंने आज तक नहीं बनाया। तो उन्होंने ये कहा, जब एक बार मुख्यमंत्री होकर के, और इतना पुराना आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के अलायंस है, और आप एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? मेरा कहने का साफ साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना थी, उस मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं कि कोई पढ़े लिखे ना, शिक्षित ना हो, या शिक्षित हो जाएंगे तो इनके जो नफरती जो राजनीति है, जो इनकी फिरका परस्ती, जो सांप्रदायिक घृणा की जो राजनीति है, वो खुल जाएगा और जनता फिर इनको वोट नहीं देगी। आज 5 किलो अनाज दे करके जिस तरीके से लोगों का समय बहुत कम है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, और लोगों से भी उनकी एक राय जान लेते हैं। चंचल जी के पास में आऊंगी, फिर नितिन जी के पास। सर, सिलसिलेवार तरीके से सबके पास मुझे जाना होगा। बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। चंचल जी, 2017 में भी फर्जी मदरसों को रोकने के लिए मदरसा पोर्टल बनाया गया था, ठीक है, और जानकारी के मुताबिक 19,125 में से 16,531 पोर्टल से ही मदरसे जुड़ पाए हैं। देखिए स्वाति, सबसे पहले भी तो मैं दिलीप जी का धन्यवाद करूँ, उन्होंने 2004 का जिक्र किया, और बहुत सही बात। हमेशा जो हमारी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी सरकार रही है, हमेशा शिक्षा को लेकर के, अगर आप देखें, अगर प्राइमरी स्कूल में छत नहीं हुआ करती थी, आदरणीय मैं जिस ग्राम पंचायत से आता हूँ, वहाँ पे जब नेताजी ने जब 1989 में जब मुख्यमंत्री बने थे, तो छत आने का काम हो प्राइमरी स्कूलों में। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्राइमरी स्कूलों के स्तर बहुत सुधारा गया, मदरसा से लेकर के कई सारे सेक्टर में उन्होंने काम किए। उन बातों पे मैं भी आ रहा हूं। देखिए, ये अभी जो ये सरकार इनकी है, ये सरकार काम नहीं कर रही है,
केवल जब काम इनके पास कोई नहीं, कोई एजेंडा इनके पास नहीं, तो केवल ये हिंदू मुसलमान मदरसा ये सब सारी चीजें लेके आना चाहते हैं। और मैंने कहा कि हिंदू को मुसलमान से जातियों में लड़ाने की इनकी पूरी साजिश है, और ये पूरा चुनाव केवल इसी बात पे लड़ना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ता रहे, जातियां आपस में लड़ती रहे, मेरा फायदा होता रहे। शिक्षा के ऊपर दिलीप जी मेरे बात जवाब नहीं दे, सेकंड में क्योंकि सर समय नहीं है, ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा आपकी सरकार ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, सर 10 सेकंड में आपके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है चंचल जी, वक्त नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल, मैं सरकार की इस पहल की बिल्कुल तारीफ करता हूँ, तायद करता हूँ कि ऑडिट होना चाहिए। जो अनलीगल एक्टिविटी में भी अगर कोई मदरसा शामिल है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कागजी मदरसे तो फौरन तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो सरकार का पैसा खा रहे हैं डिलीवर कुछ नहीं कर रहे। लेकिन सरकार का कहना है कि जब हम फंड देते हैं तो जांच भी करेंगे, सर्वे करेंगे, और इससे किसी को एतराज नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा, सरकार को पूरा हक है, वो जिस चाहे किसी की भी जांच करा सकती है। अगर उसको किसी बात से भी कोई रिपोर्ट मिली है, कोई भी उसके इंटेलिजेंस ने कोई रिपोर्ट दी है, क्या उनको ऐसी कोई किसी भी जानकारी, किस प्रकार की जानकारी है, तो उसको जांच करने का पूरा अधिकार है। और दुष्यंत जी, सवाल ये भी है कि अगर सरकार सर्वे करवा रही है, जांच करवा रही है, तो वहां की जो बुनियादी दिक्कतें हैं उनको भी दूर करने का काम सरकार को होना चाहिए। सर दुष्यंत जी, शिक्षकों का जो मुद्दा उठ रहा है निश्चित तौर पे होना चाहिए, और सैलरी समय पर नहीं मिलती है। जिस तरह से चंचल यादव जी ने कहा कि 89 से पहले प्राइमरी स्कूल में छत नहीं हुआ करती थी, तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र जी भाई साहब सुन लीजिए, ये आपकी सरकारों की बुराई कर रहे हैं कि 89 से पहले प्राइमरी स्कूलों पर छत नहीं हुआ करती थी। तो कम से कम चंचल यादव जी को इस बात का जवाब दे दीजिए कि 89 से पहले छतें हुई थी। जुड़ने के लिए तो मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने का मकसद सरकार का है। हालांकि तमाम सियासत भी इस पर भरपूर हो रही है, और देखना यह होगा कि सियासत किस तरफ जाती है। कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।